Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, second unit for learners. Students, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. What are the conditions of consumer equilibrium? उपभोक्ता संतुलन क्या होता है अंडर इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र में. तो इसके लिए दो शर्तें हैं, दो कंडीशन हैं. पहली कंडीशन क्या है देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू बी इंडिफरेंस कर्व. देखते हैं यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है. जो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच करना चाहिए. तो यहाँ पे बजट लाइन क्या है, चलिए देखते हैं पहले बजट लाइन क्या है. बजट लाइन या इनकम लाइन, हम बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं. बजट लाइन वो लाइन होती है जो कंज्यूमर की इनकम को रिप्रेजेंट करती है. प्राइस लाइन वो होती है जो कमोडिटी के प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, वस्तु की कीमत को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है. MRS XY इज इक्वल टू PX डिवाइडेड बाई PY. पहली कंडीशन क्या थी कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करना चाहिए, उदासीनता वक्र प्राइस लाइन को टच करना चाहिए. एंड इसमें देखेंगे हम टच कर रहा है, R में भी टच कर रहा है, C पॉइंट में भी टच कर रहा है. और इस तरह से दो इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को बजट लाइन को टच कर रहे हैं. हम देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि जब दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी तभी कंज्यूमर सरप्लस होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है देखते हैं. सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन. द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज दैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी convex to the origin at the point of tangency. कहने का मतलब ये है जो दूसरा ऑर्डर है, जो दूसरी कंडीशन है, उसमें ये बताया गया है कि जो उदासीनता वक्र है वो उन्नतोत्तर होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, कॉन्वेक्स शेप में होनी चाहिए. तभी ये कंडीशन किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की फुलफिल होगी. और इसमें हम देखेंगे कि दोनों का जो स्लोप है वो भी बराबर होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन. तो यहाँ पे R पॉइंट पे दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, तो ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी. C पॉइंट यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन दोनों का जो शेप है, स्लोप है, इक्वल है. बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो C पॉइंट पे इक्वल है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो C पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टूडेंट्स, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, जो कि उदासीनता वक्र हमने इंडिफरेंस कर्व अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ये उसी का पार्ट है. नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये भी हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है. MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर. ये हमने उदासीनता वक्र में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था. MRS क्या बताता है, X और Y, कंज्यूमर X और Y दो कमोडिटी कंज्यूम करता है, और जैसे जैसे कंज्यूमर X की कमोडिटी को, X की यूनिट को इंक्रीज करता है, Y कमोडिटी की यूनिट को डिमिनिश करता जाता है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि Y की जगह X को कंज्यूमर प्रतिस्थापित करता है, सब्स्टिट्यूट करता है. और हम देखेंगे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, MRS इज इक्वल टू MUX डिवाइडेड बाई MUY. X
जो कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी और वाई कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती जाती है। क्यों डिमिनिश होती जाती है हम आगे देखेंगे। आपको बता दूं कि जो एमआरएस है ये कर्व फॉल करता जाता है, डाउनवर्ड होता है। क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि जब कोई कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की अगली यूनिट को कंज्यूम करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिमिनिश होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, एक्स की मात्रा बढ़ाता है और वाई की मात्रा को घटाता है। तो जब एक्स की मात्रा पहली एक्स यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे उसे मान लीजिए 25 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 25 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब कंज्यूमर दूसरी एक्स की दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे मान लीजिए उसको पहले के कंपैरेटिवली कम यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दूसरी से मान लीजिए उसे 20 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तीसरी से उसे 15 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चौथी से उसे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और इस तरह से जैसे जैसे कंज्यूमर हर अगली इकाई को कंज्यूम कर रहा है, हर अगली इकाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश होता जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू MU एक्स डिवाइडेड बाय MU वाई है। और ये इसका जो कर्व है वो फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसको हम इंडिविजुअली देखेंगे। मार्शल की पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम पढ़ेंगे कि मार्शल ने स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है पहले हम इसे देखेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे हम गोसेंस सेकेंड लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं एंड लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। तो जब किसी कंज्यूमर को दो वस्तुओं से जिस पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट वुड बी लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी। समसीमांत उपयोगिता नियम ये बताता है कि कंज्यूमर को दो वस्तुओं से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल होना चाहिए और जिस पॉइंट्स पे दोनों वस्तुओं से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है इक्वल होगा दैट वुड बी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। चलिए तो हम इसे देखते हैं। इसका फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले क्या हम निकालेंगे, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है x की और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है y की। तो हमने आपको बताया है कि यूटिलिटी, अब बात करेंगे अगर मार्जिनल यूटिलिटी की तो क्या होता है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है हर अगली इकाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश होता जाता है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, जब कंज्यूमर x को कंज्यूम करता है और जैसे जैसे x की अगली इकाई को कंज्यूम करता है हर अगली इकाई से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिमिनिश होता जाता है और इसी तरह से YX में भी होगा। और हम उसके बाद पर प्राइस सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले हम कुछ एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ EQ मार्जिनल यूटिलिटी की, चलिए उन पे फोकस करते हैं। पहला एजम्पशन है कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज। जो उपभोक्ता की इनकम है वो लिमिटेड है। यहाँ पे इनकम को माना गया है 60 रुपीज़। कंज्यूमर के पास ओनली 60 रुपीज़ है, 60 उसकी इनकम है
और नेक्स्ट हम देखते हैं द लॉ, यहाँ पे लॉ ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे जो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी घटती हुई सीमांत उपयोगिता पे आधारित है। नेक्स्ट है द कंज्यूमर इज अ रैशनल इकोनॉमिक इंडिविजुअल। दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर वांट्स टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे कंज्यूमर को एक विवेकशील प्राणी माना गया है और वो इतना विवेकशील होता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहता है। नेक्स्ट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो मनी है कंज्यूमर के पास उसकी सीमांत उपयोगिता कांस्टेंट मान ली जाती है, ये एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट assumptions is that the utility of each commodity it's measurable in cardinal numbers 1, 2, 3 like this। यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने बताया है, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। और कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जिसे हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपयोगिता को नंबर में मेज़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंज्यूमर 10 रुपये का एप्पल परचेज करता है तो उससे उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे उसे 10 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय कार्डिनल अप्रोचेस। नेक्स्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ आर कांस्टेंट। जो भी हम एक्स और वाई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसकी प्राइस को कांस्टेंट मान लिया जाता है। और यहाँ पे एक्स की प्राइस को 10 कंसिडर किया गया है, वाई की 5। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं इस देयर प्रिवेल परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगी बाजार के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल के हेल्प से हम इसे समझेंगे। हमने आपको पहले ही समझाया है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो 60 रुपये है, लिमिटेड है। कंज्यूमर दो वस्तुएं कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स का प्राइस 10 रुपये है, वाई का प्राइस 5 रुपये है। अब इस तरह से वो कैसे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम गेन करता है चलिए देखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये यूनिट गिवन है। MUX क्या है? एक्स कमोडिटी की यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। जब कंज्यूमर एक्स की पहली इकाई कंज्यूम करता है तो उससे उसे 100 सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब कंज्यूमर एक्स की दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है तो उससे उसे 90 सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जब कंज्यूमर एक्स की तीसरी करता है तो उससे उसे 80 सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसी तरह से जैसे जैसे कंज्यूमर अगली यूनिट को कंज्यूम करता है आप देख पा रहे हैं हर अगली इकाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिमिनिश होता जा रहा है। अब हम देखेंगे MUY क्या है। यहाँ पे Y वस्तु से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है। जब कंज्यूमर Y की पहली इकाई को कंज्यूम करता है तो उससे उसे 35 सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी कंज्यूम करता है तो उससे उसे 30 का सेटिस्फैक्शन मिलता है। और तीसरी करेगा तो उससे 25। और इस तरह से जैसे जैसे कंज्यूमर Y की अगली इकाई को कंज्यूम करता है हर अगली इकाई से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिमिनिश होता जाता है। यहाँ पे हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y गुड्स। अब हम देखेंगे पर प्राइस कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर रुपये कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो पर रुपये यहाँ पे फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से पर रुपये कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा एक्स में और पर रुपये वाई में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सबसे पहले अगर एक्स की यहाँ पे हमें पर रुपये सेटिस्फैक्शन देखना है तो यहाँ पे हमें प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स का प्राइस कितना है पर रुपये, पर यूनिट प्राइस है 10 रुपये। तो यहाँ पे जब हम पर रुपये यहाँ पे यूटिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहली यूनिट को 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो पर रुपये 10
फिर दूसरी यूनिट को 90 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 9, और इसी तरह से हम यहाँ पे हर यूनिट को 10 से डिवाइड करेंगे। कहाँ पे? एक्स कमोडिटी को। और यहाँ पे पहली को हमने 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आया, दूसरी 90 को हमने 10 से डिवाइड किया 9 आया। यहाँ पे पर रुपये कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये हमें पता चल रहा है। इसी तरह से हम y पर रुपये सेटिस्फैक्शन देखेंगे तो y की पहली इकाई को कंज्यूम करने से 35 मिल रहा था, तो अगर हमें पर रुपये निकालना है तो हमें 30 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। क्यों 5 करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे y का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, और इस तरह से जब हम 35 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे पर रुपये कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? 7, दूसरी से 6, तीसरी से 5 और नेक्स्ट से चौथी, और इसी तरह से जैसे जैसे आप देख रहे हैं पर यूनिट सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे पर यूनिट सेटिस्फैक्शन भी पर रुपये डिमिनिश होता जा रहा है। तो पर रुपये हमें ये देखना है कि किस पॉइंट पे पर रुपये कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस गिवन है। पहली में आपका x से 7 मिल रहा है, y से भी 7 मिल रहा है, और दूसरे में x से 6 मिल रहा है, y से 6 मिल रहा है, तीसरी में x से 5 और y से भी 5 मिल रहा है। लेकिन हमें इन 3 कंडीशंस में सबसे बेस्ट कंडीशन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो बेस्ट कंडीशन होगी तभी हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप देखेंगे जब कंज्यूमर यहाँ पे जब कंज्यूमर पहली की जब यहाँ पे कंज्यूमर x की 4 यूनिट और y की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर को 45 इनकम कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके पास टोटल 60 इनकम है, और यहाँ पे उसको पूरे के पूरे जितनी इनकम है सारी की सारी कंज्यूम होनी चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे उसे 6 x से और y से भी 6 मिल रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर 5 यूनिट x की और 2 यूनिट y की कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे कंज्यूमर को जब यहाँ पे x की 5 और y की 2 कर रहा है, इट मीन्स 5 उसकी 50 की हुई और 2 उसकी 10 की हुई। तो यहाँ पे जो टोटल उसके पास कंज्यूमर के पास इनकम था वो कंज्यूम हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे उसका 60 रुपीज़ टोटल कंज्यूम हो जाता है। लेकिन हम देखेंगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ होता है। तीसरी कंडीशन में कंज्यूमर 6 इकाइयाँ x की और 3 इकाइयाँ किसकी करता है? y की, और यहाँ पे उसका 75 रुपये कंज्यूम होता है, लेकिन उसके पास ओनली 60 रुपीज़ है और ये उसकी आउट ऑफ बजट है। तो ये कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी, पहली कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे उसका 45 रुपीज़ कंज्यूम हो रहा है। अब 60 रुपीज़ सेकेंड कंडीशन में एप्लीकेबल हो रहा है, जहाँ पे उसे x से 6 और y से भी 6 यूटिलिटी मिल रही है पर रुपये। तो यही पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कंज्यूमर सरप्लस। अब स्टूडेंट्स कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उपभोक्ता बचत क्या होता है, तो आपको बहुत ही इजी वर्ड में बता दूं कि इसे मार्शल के शब्दों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि अकॉर्डिंग टू मार्शल कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उपभोक्ता बचत क्या होती है। तो पहले हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर is ready to pay minus the price he actually pay, means consumer surplus is equal to willing to pay minus actual pay। कंज्यूमर जो प्राइस देने के लिए रेडी है और वास्तव में जो कीमत वो किसी कमोडिटी की देता है, किसी वस्तु की देता है, उसका जो अंतर होता है दैट वुड बी कंज्यूमर सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंज्यूमर है, उसे पता है कि मार्केट में जो आलू है उसका प्राइस 10 रुपये चल रहा है, तो वो 10 रुपये अपने घर से लेके जाता है, और इस तरह से वहाँ पे वो जो सेलर है उससे बार्गेनिंग करता है और उसको वो आलू 10 की बजाय 8 में मिल जाती है। तो ये 2 रुपये क्या है, उसका कंज्यूमर सरप्लस है। यहाँ पे वो 10 रुपये देने के लिए रेडी था, लेकिन एक्चुअल में आफ्टर नेगोशिएट
आफ्टर बार्गेनिंग वो क्या करता है, 8 रुपये देता है, 8 रुपये देता है, तो 2 रुपये उसका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर सरप्लस को डायग्राम से समझेंगे। डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड है, ये PM प्राइस है। यहाँ पे कंज्यूमर D से लेकर O पहले प्राइस देने के लिए रेडी था, लेकिन जब वो बार्गेनिंग करता है तो O से लेके P तक वो प्राइस देता है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो 8 रुपये देता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, P से लेके D तक कंज्यूमर अपनी बचत कर लेता है, तो P से D तक वो कंज्यूमर की बचत होगी, कंज्यूमर का सरप्लस होगा। और इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस DD1 डिमांड करके जो नीचे का पार्ट होता है, और PM प्राइस करके ऊपर का जो पार्ट होता है, दैट वुड बी कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत। यहाँ पे हमने उपभोक्ता बचत को देखा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ये आपका लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी टॉपिक है, इसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आपको टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस है, इसके आंसर भी आपको फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद आपको jitu@gmail.com इस ईमेल ID में सेंड करना है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।